पहले मुझे ये बताइए कि पार्टी को आभास था कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे? नहीं, वो वोटिंग के बाद भी नहीं। और वो ज़्यादा चिंताजनक चीज़ बीजेपी के लिए होनी चाहिए कि जैसे वोटिंग के बाद भी जो लोग पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट में सौरभ लगे थे, उनका फीडबैक यही था कि लगभग 20-25 हज़ार वोटों से जीत होगी। पिछली बार जैसा मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन 20-25 हज़ार वोटों से जीत हो जाएगी। प्रशांत किशोर को जितने वोट आए थे उतना तो मार्जिन था पिछली बार नितिन नवीन जी का। तो उस तरह के सीट पे ये बीजेपी मान के नहीं चल रही थी। और उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा चिंताजनक बीजेपी के लिए होनी चाहिए कि चारों खाने चित जिसे कहते हैं ना, वही हुआ। उस काम को किया है। और इस पार्टिकुलर सीट पर बीजेपी पहले दिन से गलत होती नजर आई। जैसे पहली बार जब इनको पता था कि सामने प्रशांत किशोर जैसा कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जो कि कोई भी इस बात को मानेगा कि प्रशांत किशोर को विधायक बनने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो चाहें तो किसी भी पार्टी से राज्यसभा के सांसद कब का बन चुके होते। बाकी छोड़ दीजिए, जैसे ममता बनर्जी जैसे जैसे लोगों को राज्यसभा भेजती है, पीके एक बार कहते स्टालिन भेज देते, स्टालिन भेजते, कोई भी भेज सकता था। उस समय वो नीतीश कुमार ने भेज दिया होता। वो सब कुछ छोड़ के वो व्यक्ति अगर ग्राउंड पे ये मेहनत कर रहा है, तो पिछले चुनाव में भी सौरभ नैरेटिव ये तो था कि पीके बात अच्छी कर रहे हैं, बात सही कर रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड वोट इस चक्कर में नहीं देता था कि कोई मतलब नहीं आरजेडी आ जाएगी। आरजेडी का जो कोर वोटर जैसे मुस्लिम वोट, वो इस लिहाज से नहीं करते थे कि जीतेंगे नहीं, बीजेपी आ जाएगी। इस सीट पर ये समस्या नहीं रही। जैसे प्रशांत किशोर ने बहुत समझदारी के साथ ये नैरेटिव चलाया। एक तरफ तो डेवलपमेंट का नैरेटिव चलाया कि कैसे स्कूल होना चाहिए, 1 साल में मैं स्कूल ऐसे दे दूंगा कि अगर सरकारी अच्छे स्कूल नहीं हो तो प्राइवेट स्कूल में दे दूंगा, वो मैं अपने खर्च पे दूंगा। लोगों को वो बात समझ में आई। दूसरी चीज़, वो बहुत सक्सेसफुल हुई, ये समझाने में सफल रहा है कि इस चुनाव से बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं जा रही है बीजेपी के वोटर्स के लिए। दूसरा, आरजेडी नहीं आ जाएगी। आरजेडी के वोटर्स में भी जब वो कैंपेन करते थे तो ये नैरेटिव देते थे कि अगर आपको बीजेपी को रोकना है तो यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस काम को आप कह सकते हैं कि पूरे राज्य भर से अपने उन्होंने जो वर्कर बुलाया, फुल टाइम वर्कर्स बुलाए थे। तो बीजेपी की जो ताकत है, जैसे संगठन झोंकती है, जैसे बीजेपी ने इस चुनाव में भी बहुत झोंका था। एक एक मंडल सोचिए कि नित्यानंद राय के पास केंद्रीय मंत्री हैं 2 मंडल, एक विधानसभा के 2 मंडल की जिम्मेदारी, डॉक्टर संजय जायसवाल 2 मंडल, सांसद रविशंकर प्रसाद लगातार वहीं पे लगे हुए हैं, बाकी तमाम केंद्रीय मंत्री 3-3 दिन 4-4 दिन जाके वहाँ पे लगे हुए हैं। कई शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी अलग अलग बांट के मंडल में, और शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी लोगों को लगाया गया था। लेकिन पीके ने भी इस काम को बखूबी किया कि एक ढांचा खड़ा करके छोटे छोटे इश्यूज को पकड़ना, नैरेटिव को पकड़ना, उसको उछालना, और लगातार अपने पॉजिटिव कैंपेन को उन्होंने रखा। बीजेपी का कैंपेन क्या हो रहा है? मनोज तिवारी जाके गाना गा रहे हैं, पवन सिंह जाके गाना गा रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों को वो चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी का वोट मिला ना पीके को? हाँ, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं होना सवर्ण चाहिए। वोट गया। हाँ, एकदम उसमें जबरदस्त सेंधमारी है। और वो ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए कि जब आपका कोर वोटर ये हो। और सौरभ, ऐसे लोग हैं जैसे मेरे घर में ही, मुझे पहले दिन दूसरे दिन जब कैंडिडेट का पीके का हो गया था, तो 2-3 दिन बाद मेरे बाबूजी के बहुत जानने वाले वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने फॉरवर्ड लोगों से वहाँ से बातचीत जो उनकी हुई थी उसके बाद सीधे सीधे कह रहे कि तो पीके जीत रहा है। और थ्रू आउट इलेक्शन के दरमियान वो बोलते रहे कि तो पीके जीत रहा है। कितने ऐसे लोग मिले थे आपको जो कह रहे थे पीके जीत? मुझे 2 लोग, एक तो वो, और दूसरे यहाँ पर बीजेपी के सिस्टम में काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, वही फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वही बोल रहे हैं कि यार वहाँ जब फॉरवर्ड से बात कर रहा हूँ और वो जिस प्रकार से पीके के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, तो हमारे लोग कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग तो हार रहे हैं वहाँ पे। फॉरवर्ड क्यों गया? फॉरवर्ड पीके फॉरवर्ड है, इसी पीके फॉरवर्ड का साथ है, नहीं, उस वजह से क्या, या कोई नाराजगी थी बीजेपी से? स्टार्टिंग नाराजगी सर आप कह सकते हैं कि यूजीसी वाला जो चला ना, एक तो बड़ा असर उसका रहा था। दूसरी चीज की बक्सर की जो घटना हुई, टीवी पे हूँ कुरुक्षेत्र, और बक्सर की घटना में वो जो एक इनकाउंटर हो गया, हाँ इनकाउंटर हुआ, फिर उसमें सम्राट चौधरी का जो बयान आया, एक पुराना बयान उनका लेकर चलना शुरू हुआ, वो चीज। तीसरा, जिस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, उसने सबसे अहम रोल अदा किया कि आप अचानक उठा के, और पहले जिस कैंडिडेट का सौरभ सिलेक्शन किया गया, चारा घोटाला मामले में उनके फादर मदर दोनों अंदर जा चुके थे, आपको पता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने की नहीं थी। आपने देखा होगा कि जब नॉमिनेशन वो वापस ले रहे थे तो पन्ने को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। दूसरा कैंडिडेट जब दिया तो उसी तरीके का दिया। तो ये जो एरोगेंस है ना, वो एरोगेंस वहां पे लोगों को लगा। आपकी ब्रांडिंग कर दूं मैं, जो पहला कैंडिडेट दिया था ना, तो पहले दिन ही इन्होंने बता दिया था कि बहुत झोल है इसमें, बहुत गड़बड़ है, आप देखिएगा आगे जाके क्या होता है। सोचिए, और वहां पर उन लोगों को पता ही नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं। 2 दिन तो पहले वो डिनाइल मोड में रहे। सर, एक चीज और चलाई पीके ने, वो ये चलाई कि चुनाव जीते नीतीश कुमार के नाम पे और नीतीश कुमार को रिटायरमेंट में भेज दिया और आपको मिले सम्राट चौधरी। तो क्या आपको लगता है ये भी काम किया आर्गुमेंट? देखिए, जब नीतीश कुमार 2005 में बने थे मुख्यमंत्री, तो वो बिहार के में उम्मीदों का प्रतीक थे। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी उम्मीदों के रूप में उभरे थे, वैसे ही नीतीश कुमार उभरे थे। और 20 साल जो नीतीश कुमार का शासन रहा, वो नीतीश कुमार के नाम पर ही पार्टी जीती थी।
और 2025 में भी जो ऐतिहासिक मैंडेट मिला उसमें नीतीश कुमार के प्रति जो सहानुभूति थी उसकी बड़ी भूमिका थी।